हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम तुर्की से रिलेटेड एक और मालूमाती वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाई गई थी उसमें आपको बताया गया था कि तुर्की का टूरिस्ट या विजिट वीज़ा हासिल कैसे करना है, उसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो एंड टू एंड आपको तमाम स्टेप्स बताए गए थे, ठीक है। अब ऐसे काफ़ी व्यूअर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी वीज़ा हासिल कर लिया हुआ है या मेरे ही प्रोसीजर के थ्रू उन्होंने बासानी वीज़ा हासिल कर लिया। अब वो सेकंड स्टेप का वेट कर रहे हैं कि वीज़ा तो लग गया है, हम अपने टूर को बेहतर तरीके से प्लान कैसे करें, इसको एंड टू एंड कैसे मैनेज करें, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इन तमाम टॉपिक्स को कवर किया हुआ है और ये मैंने अपने रीसेंट तुर्की के विज़िट के बाद इन टॉपिक्स को प्रिपेयर किया है। तो आप बेहतर तरीके से जो है अपने टूर को मैनेज कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को एंड टू एंड देख लेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करेंसी की, कि आपने कौन सी करेंसी कैरी करनी है और ये करेंसी कैरी कैसे करनी है, ठीक है। तो तुर्की की जो ऑफिशियल करेंसी है दैट इज़ कॉल्ड लीरा, ठीक है। उस पर ये मुस्तफ़ा कमाल की पिक्चर बनी हुई है, आप ये भी कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं, डीलर्स हैं या सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं, वो डॉलर्स और यूरोस भी एक्सेप्ट करते हैं एज ए करेंसी, ठीक है। तो आप इन तीनों करेंसीज में से कोई भी एक करेंसी कैरी कर सकते हैं या इसका कॉम्बिनेशन भी कैरी कर सकते हैं। वहाँ पर आप आसानी जो है वो परचेजिंग या इवन अपनी पेमेंट्स जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये ज़हन में रहे कि अगर किसी पॉइंट पर आपने डॉलर्स और यूरोस को कन्वर्ट करना है टू लीरा, ठीक है, वहाँ पर इस्तांबुल में उतरने के बाद, तो ये ज़हन में रखिएगा कि आपने एयरपोर्ट पर ये मनी एक्सचेंज नहीं कराना, ठीक है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर जो मनी एक्सचेंजर्स हैं उन्होंने टैगलाइंस तो बड़ी अच्छी लगाई होंगी, बात भी बड़े अच्छे तरीके से करेंगे आपके साथ, लेकिन आपसे वो हाई कमीशन जो है वो चार्ज कर लेंगे। फॉर इंस्टेंस आप $100 अगर चेंज करते हैं वहाँ पर एयरपोर्ट पर, तो आपसे वो 300 से लेकर 400 लीरस तक जो है वो कमीशन ले लेंगे पर $100, ठीक है, जो कि अच्छी खासी अमाउंट बनती है। तो कहाँ से एक्सचेंज करना है, अगर आपने डॉलर्स या यूरोस को एक्सचेंज करना है, वो आपने वहाँ के सिटी सेंटर, वहाँ के आपको जो मार्केट्स हो गए इस्तांबुल, एक बार जब आप होटल पहुँच जाते हैं उसके करीब जो मार्केट्स हैं वहाँ से आप एक्सचेंज कर लीजिएगा। वहाँ पर वो कोई कमीशन चार्ज नहीं करते, उन्होंने बाहर लिखा भी होता है कि वो कमीशन चार्ज नहीं करते। और मनी एक्सचेंजेस वहाँ पर आपको हर दूसरे कदम पर वहाँ पर इजीली मिल जाएंगे इस्तांबुल में, ठीक है। तो ये भी परेशान नहीं होना कि अगर एयरपोर्ट पे मैंने एक्सचेंज नहीं कराया तो बाकी मैं कहीं पर एक्सचेंज नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो गया। इसके अलावा आप अपने साथ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी कैरी कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रख लीजिएगा कि वो इंटरनेशनल परचेजिंग के लिए इनेबल्ड होना चाहिए आपके सर्विस प्रोवाइडर से। और ये भी पता कर लीजिएगा कि अगर आप इंटरनेशनल उसको यूज़ करते हैं परचेजिंग के लिए तो उस पर आपको टैक्सेस कितने चार्ज होंगे, तो उसकी मालूमात पहले से रख लीजिएगा। लेकिन ऑन अ सेफर साइड अपने साथ पूरा कैरी लाजमन कीजिएगा, आपको ज़रूरत पड़ती है उसकी और वो आपको फ़ायदे भी देता है, ठीक है। इसके अलावा पैसे कैरी कैसे करने हैं, ठीक है। मैंने अपने साथ एक लैपटॉप का बैग जो है एज अ कैरी ऑन लेके गया था और उसको मैं अपने साथ जो है वो कैरी किए हुआ था हर वक्त अपने शोल्डर्स पे। आप बासानी जो है उसमें पानी भी रख सकते हैं, इसके अलावा पैसे रख लें। जो कैश ऐसा था कि जो चेंज की फॉर्म में था वो मैं यहाँ पर रख रहा था, अगर उसको ओपन भी रखा हुआ था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कुछ पैसे पॉकेट में थे, ठीक है। इसके अलावा जो डॉलर्स थे, ज़्यादा तादाद में जो कैश था वो मैंने इस मेन बैग के अंदर रखा हुआ था और उसको यहाँ पर मैंने लॉक भी लगाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर भी आप इस तरीके से रख सकते हैं, इसके अलावा आप इस तरह का बैग भी ले सकते हैं जहाँ पर अपने कैश अपने सामने आप कैरी कर सकते हैं। जहाँ पर भी कोई परचेजिंग करनी है आपने अपने साथ अमाउंट जो है वो निकालते वक्त सारा कैश ना निकाल लीजिएगा। जो आपको पता है कि 50 लीरा 100 लीरा जो है वो चेंज की फॉर्म में यूज़ होना है, ज़रा ज़रा वो अपने साथ आप बाहर के पॉकेट्स में रख सकते हैं, वो इसीलिए वहाँ पर आप फिर दे सकते हैं, ठीक है। बस इन सिंपल वर्ड ज़हन में ये रहे कि आपने कैश एक जगह पे सारे का सारा नहीं रखना। फॉर इंस्टेंस आप कहीं विजिट कर रहे हैं मार्केट में, तो आपने ये नहीं कर लेना कि जी रूम में अपने कैश आपने रख लिया, ठीक है। कैश अपने साथ अपना सारा कैरी करें, लेकिन किसी एक जगह पे ना रखें, डिफरेंट जगह पे रखें। और वो जो मेन कैश है वो आपने किसी ऐसी जगह रखना है जो कि बिल्कुल सेफ हो, ठीक है, जहाँ पर किसी की एक्सेस ना हो वहाँ पे। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी एयरपोर्ट की। तो तुर्की के दो मेन एयरपोर्ट्स हैं, एक हमारे पास है जी इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको आईएसटी के नाम से जाना जाता है इन शॉर्ट, और दूसरा हमारे पास है सबिहा गोचकन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको एसएडब्ल्यू इन शॉर्ट इससे जाना जाता है, ठीक है। तो दोनों अच्छे एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। मैंने अपने लिए अराइवल और डिपार्चर के लिए आईएसटी एयरपोर्ट सेलेक्ट किया था और मैं आपको सजेस्ट यही रिकमेंड यही करूंगा कि आप इसी एयरपोर्ट को सेलेक्ट कीजिएगा फॉर योर अराइवल एंड डिपार्चर, ठीक है। दोनों एयरपोर्ट जो हैं वो मेन सिटी सेंटर या यहाँ पर आपने अकोमोडेशन ली होगी, आपका होटल हो गया, वहाँ से दूर हैं, ठीक है। ये तकरीबन आप समझ लें कि मेन सिटी सेंटर और आपके जो अकोमोडेशन होगी होटल्स वगैरह वहाँ से कोई 1 घंटा दूर होगा, ठीक है। और ये तकरीबन कोई 1 घंटा 10 या 15 मिनट दूर होगा, ठीक है। ये नया एयरपोर्ट है, काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड का बना हुआ है और ये इस्तांबुल के जो यूरोपियन साइड है वहाँ पर वाक़ है, ठीक है। ये जो एयरपोर्ट है ये आपको एशियन साइड ऑफ द इस्तांबुल पे मिलेगा,
ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने इसको भी सिलेक्ट कर लिया या आपने वीडियो पहले नहीं देखी हुई थी तो भी कोई मसला नहीं है, दोनों पर सर्विसेज आपको, अगर बस शटल सर्विस होगी, टैक्सी की सर्विसेज होगी या बाकी सहूलियात होगी, सारी की सारी आपको मिलेंगी। ठीक है, लेकिन आई वुड प्रेफर दिस वन कि आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कीजिएगा जब आप अराइवल या डिपार्चर करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट ही बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो वंस आप अराइव कर लेते हैं इस्तांबुल के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो जो पहला सवाल जहन में आता है वो ये आता है कि आपने अपने होटल तक मूवमेंट कैसे करनी है। ठीक है, तो ख्वा आईएसटी एयरपोर्ट हो गया या एसएडब्ल्यू एयरपोर्ट हो गया, दोनों एयरपोर्ट्स पर आपके पास दो सहूलियात मौजूद हैं, एक है टैक्सी की और दूसरी आपके पास है शटल बस सर्विस की। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने शटल बस सर्विस को ऑप्ट किया था फॉर माय मूवमेंट फ्रॉम एयरपोर्ट टू रेलिवेंट होटल। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप शटल बस सर्विस को ऑप्ट कीजिएगा। प्रोसीजर क्या है इसको सेलेक्ट करने का, वो ये है कि आपको मैंने पहले रिकमेंड किया था कि आपने आईएसटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है वो सेलेक्ट करना है फॉर योर अराइवल एंड डिपार्चर। इसी एयरपोर्ट की अगर आप बेसमेंट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये डिफरेंट बस सर्विसेज देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये मूवमेंट आप पैदल कर सकते हैं। ठीक है, लिफ्ट भी वहाँ पर है, इसी एयरपोर्ट की बेसमेंट पे आपको ये बस सर्विसेज मिलेंगी। आपने करना क्या है कि टिकट का एक बूथ होगा, वहाँ पर जाके आपने इनसे कहना है कि आपको टिकट चाहिए। ठीक है, आपको एक टिकट चाहिए, अगर आपके साथ फैमिली है तो फिर दो टिकट ले लीजिएगा। मैं आपको अपने टिकट का स्क्रीनशॉट एक बार दिखा देता हूँ। इस तरह का टिकट आपको इशू होता है। 87 लीरास का एक टिकट होता है, अगर आप दो लोग हैं तो 87 आपको दो टिकट्स मिल जाएंगे। इसको अगर मैं राउंड अप करूँ तो तकरीबन 190 लीटर्स का मुझे जो है वो दो टिकट्स पड़े। ठीक है, अगर यही सफ़र मैं अपने एयरपोर्ट से होटल कर रहा होता टैक्सी में तो तकरीबन ये कोई 800 लीरा का जो है बन रहा होता था। तो इतना बड़ा फ़र्क है। ठीक है, यानी कहाँ 800 लीराज और कहाँ पर 190 लीटर्स। ठीक है, अब जहन में एक सवाल आएगा कि ये मूवमेंट जो है वो फैमिली के साथ लगेज के साथ क्या आसान होगी? जी तो बिल्कुल आसान होगी। इवन वहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो फॉरेनर्स आए होते हैं, ये बस आपको जो है पूरी की पूरी फॉरेनर से भरी हुई मिलेगी। ठीक है, ख्वाह लगेज कितना ज़्यादा हो वो आराम से इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, फैमिली कंफर्टेबल होगी, सीट्स कंफर्टेबल हैं। ठीक है, लोग या सर्विसेज भी बड़ी अच्छी हैं। तो आपने इसको ऑप्ट करना है। ये आपको लास्ट स्टेशन है इसका अक्सरे के नाम से, वहाँ पर ले जाएगी जो कि मेन सिटी सेंटर है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपके पास ये जो टिकट्स इशू करते हैं वो ये होते हैं टर्किश लैंग्वेज में, तो इसको एट टाइम्स कॉम्प्रिहेंड करना समझना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो या तो आप अपने पास कोई ऐप इंस्टॉल कर लें मोबाइल में जो कि इस तरह की लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके आपके रेलिवेंट लैंग्वेज में या तो इंग्लिश। ठीक है, तो वो आपको हेल्पफुल होगी। अदरवाइज मुझे ये टिकट हासिल करने के बाद एग्जैक्टली ये नहीं पता लग रहा था कि मैंने किस बस में किस प्लेटफॉर्म पे जो है वो सवार होना है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे जाना है। ठीक है, तो वहाँ पर डिफरेंट नंबर्स लगे होते हैं, तो आपका जो भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा आपने उस रेलेवेंट प्लेटफॉर्म पे चले जाना है। ठीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होता है और फिर उस बस में आपने बैठना है। ठीक हो गया। इवन आपके लगेज को भी जो है वो डिफरेंट टैग्स इशू कर लेते हैं, तो आपको मसला नहीं होगा कि आपको एक टैग दे दिया वही टैग आपके बैग पे भी लगा होगा तो बैग्स भी मिक्स नहीं होते। ठीक है, और आप अक्सर जो कि मेन सिटी सेंटर है वहाँ पर ड्रॉप हो रहे होंगे, वहाँ पर आपको बहुत सहूलियात मैसर होंगी, वहाँ पर आप इवन करीब होटल भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, और सिम भी ले सकते हैं। इस तरह की डिटेल्स मैं आपको आगे ही बता रहा हूँ। अच्छा, अब हमने एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो देख ली जहाँ पर हमने मूवमेंट करनी थी फ्रॉम एयरपोर्ट टू मेन सिटी सेंटर। ठीक है, आपके अकोमोडेशन एरिया तक, तो अक्सर तक तो हम पहुंच गए। लेकिन हमने इस्तांबुल के अंदर फर्दर मूवमेंट्स करनी है। ठीक है, स्टेशन टू स्टेशन या मेन एरियाज में उनके, तो वो कैसे करनी है? वो आपने टैक्सी में नहीं करनी। ठीक है, तो वो उसके लिए आपने ये ट्रैम सर्विस जो है वो यूज़ करनी है। ये एक रेल व्हीकल सर्विस है जो कि आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन इस्तांबुल के अंदर सिर्फ 10 लीरा में पहुंचा पाएगी। ठीक है, अब ये मूवमेंट आप कैसे करते हैं उसके लिए आपको ये कार्ड चाहिए होता है ट्रैम का, क्योंकि इस स्टेशन पर एंटर होने के लिए आप ये कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपको अलाउ किया जाता है कि आप उस स्टेशन में एंटर हो सकें और ट्रैम सर्विस को इस्तेमाल कर सकें। ये कार्ड आप कैसे हासिल कर पाएंगे? तो ये कार्ड आप दो तरीकों से हासिल कर सकते हैं। एक तो आपके पास डिफरेंट हर स्टेशन पर ये इस तरह के बूथ लगे होते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप 50 लीरस इंसर्ट करेंगे कैश। ठीक है, का नोट इंसर्ट करेंगे इस जगह में, तो आपके पास ऑप्शन आएंगे और आप कार्ड के ऑप्शन ऑप्ट करेंगे तो आपके पास कार्ड यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर होटल जाते हैं तो वहाँ के रिसेप्शन पे आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको कार्ड चाहिए, तो ऑलमोस्ट हर दूसरे होटल ने ये कार्ड अपने पास रखे होते हैं। ठीक है, तो वो सर्विसेज आपको 50 से लेकर 70 लीरा के दरमियान में जो है आपको ये कार्ड दे देंगे। ठीक है, वंस ये कार्ड आपके पास आ जाता है, ठीक है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको रिचार्ज कैसे कर सकते हैं? इसी तरीके से आपके पास बूथ बना होता है, आप कार्ड को प्लेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लेस करने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं कि आपने कितने लीरस इसके अंदर जो है वो रिचार्ज करने, वो अमाउंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं आप ऑनलाइन ही। ठीक है, और वो सेलेक्ट करने के बाद आपसे कहा रहता है कि आप कैश इंसर्ट करें, तो यहाँ पर आपने कैश इंसर्ट करना होती है। ठीक है, अगर आपने 50 लीरा सेलेक्ट किया तो 50 लीरा का नोट जो है आपने इसमें इंसर्ट करना होता है, और वो इंसर्ट होने के बाद वो आपका कार्ड रिचार्ज होता है, वहाँ पर आपके पास डिस्प्ले होता है कि आपका ये कार्ड जो है वो रिचार्ज हो गया। ठीक है, इसको यूज़ ऐसे करना है कि आपने रेलेवेंट स्टेशन तक पहुंचना है इस कार्ड के साथ, और इस कार्ड को आपने यहाँ पर स्वाइप करना है। ठीक है, स्वाइप करेंगे तो आपको ये
सिस्टम जो है अलाउ कर देगा कि आप जा सकते हैं। आपके साथ फैमिली है तो उनको कार्ड दे दीजिएगा, वो एक बार स्वाइप कर लेंगे, तो हर बार जो है स्वाइप करने पर आपसे 10 लीरा जो है वो डिडक्ट हो रहा होगा। जब आप एक बार एंट्री हासिल कर लेंगे तो फिर ये ट्रैम आके रुकती है, डोर्स ओपन होते हैं फॉर फ्यू सेकंड्स, आपने बस उसके अंदर फिर बैठ जाना है, ठीक है। आप जितनी बार भी सफ़र कर रहे होंगे एक ही ट्रैम के अंदर, तो आपसे सिर्फ 10 लीरा चार्ज हो रहा होंगे। जब एक बार जिस तरह आप ये जो है एग्जिट कर रही हैं, तो जब एग्जिट कर जाते हैं तो आपका वो कार्ड जो है वो यूज़ हो जाता है। दोबारा एंटर करना है तो दोबारा 10 लीरा जो है आपको चार्ज हो रहा होगा, ठीक हो गया। तो ये इसका रूट है, ठीक है। ये आपके पास तमाम स्टेशन हैं, इनके उनके डिफरेंट एरियाज़ के नाम लिखे हुए हैं इस्तांबुल के, वो आपके पास डिस्प्ले हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने साथ जो है वो कैरी भी कर सकते हैं, प्लस ये पेस्ट भी हुआ होता है इस ट्राम के डिफरेंट जगहों पर, ठीक है। अब हम आए थे अक्सर में, ठीक है। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आपने अपनी रिहाइश जो है वो सुल्तान अहमद में लेनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मेन डेस्टिनेशन के आसपास हैं और होटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अक्सर से फर्दर जो मैंने मूवमेंट की थी टुवर्ड सुल्तान अहमद, वो ट्राम के थ्रू की थी। तो आपने फर्दर मूवमेंट जो है जितनी भी है इस्तांबुल के एरियाज़ के अंदर, वो ट्राम की सर्विस के थ्रू करनी है। तो इससे आपकी मूवमेंट जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी, ठीक है, और कम अमाउंट में आप बड़ी जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे, ठीक हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं सिम की, जो कि एक नहायत अहम टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि विदाउट सिम आप ये टूर बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। सिम आपको चाहिए होती है अगर आपने फैमिली के साथ कांटेक्ट करना है, ठीक है, कोई ऑनलाइन बुकिंग्स करनी है, होटल्स की बुकिंग्स हो गई, कोई म्यूजियम्स के टिकट्स खरीदने हैं, ठीक है, राइड्स की बुकिंग करनी है, फ़्लाइट्स की बुकिंग करनी है, तो इंटरनेट आपको चाहिए होगा, विदाउट सिम नहीं हो सकता, ठीक है। गूगल के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, किसी जगह के बारे में मालूमात लेनी है, तो भी इंटरनेट चाहिए होगा। गूगल मैप्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने मूवमेंट करनी है, ठीक है, किसी जगह के बारे में जानना है, कहीं पहुंचना है, तो और इवन वॉक करते हुए जाना है तो भी आपने गूगल मैप्स को यूज़ करना होता है। तो एक तो ऑफलाइन मैप्स वैसे डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी सिम चाहिए होगी अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही हो ट्रैफिक की, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की अगर आपने ऐप यूज़ करनी है तो उसके लिए भी डाटा चाहिए होता है, ठीक है। तो सिम नहायत अहम है आपके इस ट्रिप के लिए, ठीक है। अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप अपनी एग्जिस्टिंग यानी मौजूदा सिम जो आपकी कंट्री में इस्तेमाल आप कर रहे हैं, उस पर आप सर्विस प्रोवाइडर से रब्ता करके उनसे कहें कि इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिव कर लें, ठीक है। तो वही सिम आप वहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। और लोगों के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप सिम लेंगे टर्की की टेलीकॉम की, तो वो भी आपको सस्ती नहीं मिलेगी, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो पहली टिप तो ये है कि आपने ये सिम जो है वो किसी भी सूरत एयरपोर्ट से नहीं लेनी, ठीक है। एयरपोर्ट पर एक सिम, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मुझे तकरीबन कोई 2000 लीरा की मिल रही थी, ठीक है। जबकि यही सिम जब मैंने आपको जिस तरह बताया कि मैं अक्सर स्टेशन पर जो मेन सिटी सेंटर है वहाँ पर आया, तो वहाँ पर डिफरेंट शॉप्स पर ऑप्शंस अवेलेबल थी, तो मुझे ये 700 लीरा की मिली, ठीक है। तो इतना फ़र्क है, तकरीबन कोई आप समझ लें कि 3 गुना आपको महंगी मिल रही होती है एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे नहीं लेनी आपने सिम, ठीक है। किस तरीके से आपने अक्सर तक पहुंचना है या मेन सिटी सेंटर तक पहुंचना है, उसके बाद किसी भी शॉपिंग एरिया में आपको मिल रहेगी। इवन आपके होटल्स जो होते हैं वो भी आपको ऑफर कर रहे होते हैं, उन्होंने सिम्स रखी होती हैं, ठीक है। तो वो भी आपको वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं कि अब मुझे सिम चाहिए, तो आपको शायद वो सिम दे दें, ठीक हो गया। तो जहन में रखिएगा कि एक्सपेंसिव होगी ये सिम। इसके अलावा अगर आप वहाँ की सिम हासिल करते हैं, ठीक है, तुर्की की, तो जैसे अभी टर्कसेल है तो इसकी अपनी ऐप्स भी होती हैं, ठीक है। वो ऐप कर लीजिएगा, उसमें आप रिचार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है, या फर्दर मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सिम हासिल करने के लिए आपने अपने साथ पासपोर्ट लाजमन कैरी करना है, पासपोर्ट के थ्रू ही आपको वो सिम इशू करते हैं, ठीक है। तो पासपोर्ट कुछ देर के लिए आपसे वो लेंगे, उससे कुछ मालूमात लेंगे, यानी वीज़ा कब तक वैलिड है आपका, ठीक है, नाम क्या लिखा हुआ है आपका, तो वो वेरीफाई करके आपको फिर पासपोर्ट भी दे देंगे और सिम भी दे देंगे, ठीक है। तो अच्छा, सिम हासिल करने के बाद आपके पास सिम इस तरह की एक सिम जैकेट के अंदर दी जाती है। तो ये तो सिम हो गई, ठीक है, लेकिन ये सिम जैकेट है और ये भी सिम जैकेट है। तो इस पर कुछ मालूमात लिखी होती हैं, बाज़ औक़ात पिन कोड हो गया, पक कोड हो गया, तो वो आपने ही अपने साथ ये रखनी है, ठीक है। बाज़ औक़ात हैंडसेट जब रीस्टार्ट करते हैं तो आपसे वो पिन या पक कोड मांग रहा होता है, तो वो इसी सिम जैकेट पर लिखा होता है। वो अगर आपने फेंक दिया होगा तो फिर आपकी सिम जो है वो काम नहीं कर पाएगी, तो इसको कैरी कीजिएगा अपने साथ, ठीक हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। तो तुर्की की जो नेशनल लैंग्वेज है दैट इज़ टर्किश लैंग्वेज, ठीक है। उनके जो लोग हैं वो इसी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, ठीक है। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी टर्किश लैंग्वेज को बड़ा प्रमोट करता है। यही वजह है कि वहाँ के लोग जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल पाते। तो अगर कोई ये सोच के जा रहा है वहाँ पर कि मैं वहाँ पर लोगों से बातचीत करके चीज़ें समझ लूँगा, पूछ लूँगा, ठीक है, या वो मुझे समझा पाएंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा। वहाँ के लोगों से जब आप बात करेंगे तो ना उनको आपकी समझ आ रही होगी ना आपको उनकी, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज उनको नहीं आती, खो आप टेक्स्ट फॉर्म में दिखा रहे हो या आप उनसे वर्बली बोल रहे हो। तो इसके लिए बेहतर हल फिर ये है कि आप ये एक ऐप कर लीजिएगा, ठीक है।
गूगल की, जो कि आपके टेक्स्ट को जो कि आपने इंग्लिश में लिखा होगा, या इवन अगर आप वर्बली बोल भी लेते हैं तो वो उसको कन्वर्ट कर रहा होगा इनटू टर्किश लैंग्वेज, ठीक है। वहाँ पर अगर आप यही टेक्स्ट फ़र्ज़ करें, अगर आपने किसी को शुक्रिया कहना है, ठीक है, थैंक यू का वर्ड आप लिखेंगे, उसको वो तशक्कुर में ट्रांसलेट कर लेगा। तो अगर ये वो स्पीकर के थ्रू भी आप उनको सुना देंगे या इवन उनको दिखा भी देंगे, तो वो फिर समझ पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि अपनी लैंग्वेज को वो सुन भी अच्छी तरीके से लेते हैं और उसको लिखे हुए को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐप आप लाजमन कीजिएगा अगर आपने वहाँ पर कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से मैनेज करनी है, अदरवाइज़ आपको लैंग्वेज बैरियर बढ़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं होटल्स की। तो आपने जब अपनी मूवमेंट करनी है, डिपार्चर करना है टुवर्ड्स टर्की, तो उससे पहले इंश्योर करना है कि आपने प्री बुकिंग्स की हो अपने होटल की, ठीक है। स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ये लाजमन इंश्योर कीजिएगा कि बुकिंग्स पहले से हुई हो, उनको आपने कंफर्म भी किया हो, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं अपनी रिकमेंडेशन तो एलेक्स दे रहूँगा, आप खुद से ये कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी तसल्ली ना हो तो कम से कम 2 या 3 दिन की बुकिंग कर लीजिएगा। अगर आपका 10 दिन का फॉर इंस्टेंस ट्रिप है तो देख लीजिएगा, अगर आपको होटल पसंद आता है तो फिर एक्सटेंड करा लीजिएगा, अदरवाइज़ फिर आप जो है वो कैंसिल करा के कहीं और मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको जो जगह रिकमेंड की थी, एक तो कहा था कि होटल जो आपने लेना है वो लेना है सुल्तान अहमद के नाम से, एक एरिया है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वहीं पर आपको मोस्टली डेस्टिनेशंस मिल रही होंगी, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, ठीक है। तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं और ये इज़ द आइडियल लोकेशन जहाँ पर आपने बुकिंग करनी है, ठीक है। वहाँ पर एक होटल है सरूहा होटल, ठीक है। ये बेस्ट होटल मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, क्योंकि हर लिहाज से ये बेहतर था। इसके साथ साथ एक और होटल भी है, रेस्टल पार्क होटल, ठीक है, ये भी इक्वली अच्छा है, ठीक है। पिक्चर्स में आपको देख रहा होगा, दोनों की बुकिंग्स आप booking.com से आप इजीली कर सकते हैं। इनका व्यू आप देख रहे हैं सामने, मरमरे सी जो है आपको दिख रही होगी बालकनी से ही, ठीक है। सर्विसेज होगी, स्टाफ हो गया बड़ा कोऑपरेटिव है, फ्रेंडली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इनके फूड की, तो वो भी अच्छा है। ब्रेकफास्ट इनके इंक्लूडेड हैं, ठीक है। $40 से लेकर $60 के बीच में इनकी प्राइस जो है वो वेरी कर रही होती है, ठीक है। और इस हिसाब से आपको सर्विसेज भी जो है वो एक्सलेंट मिल रही होंगी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं लगेज की। तो लगेज में आप अपने साथ कैरी ऑन जो हैंड बैग्स वगैरह हैं, बैक पैक्स हैं, वो लेके जा सकते हैं, सूट केसेस लेके जा सकते हैं, ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम सामान लेके जाइएगा वहाँ पर, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रिप एंजॉय कर पाएँ। अदरवाइज मूवमेंट जो है वो इतनी आसान नहीं होती, वहाँ के जो फुटपाथ्स हैं वो बहुत अनइवन से हैं, ठीक है। तो अगर आप इवन सूट केसेस भी लेके जा रहे हैं तो इंश्योर कीजिएगा कि उनको ये व्हील्स लगे हों, ठीक है। अब सामान इसमें मैं चाहूँगा कि आप एटलीस्ट मेडिसिन लाजमन लेके जाएँ, मेडिसिन वहाँ पर एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। गले की होगी, नज़ले की होगी, पेट ख़राब की जो मेन जो है, ठीक है, कि सर दर्द वगैरह की होगी, वो साथ लेके जाइएगा, ठीक है। मॉइस्चराइजर्स लेके जाइएगा, सन ग्लासेस हो गए, पी कैप हो गए, धूप जब निकलती है तो बहुत तेज़ होती है, ठीक है, तो लेके जाइएगा। अम्ब्रेला फोल्डेबल कोई छोटा अगर लेके जा सकते हैं तो वो लेके जाइएगा, क्योंकि बारिश बहुत फ्रीक्वेंटली वहाँ पर हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पर जो मसाजिद हैं, ठीक है, वहाँ पर वो एंट्री जो है विदाउट दुपट्टा सर पे नहीं करने देते, ठीक है। तो कोई ना कोई कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो कि वो सर पर रख सकें, तो वो रात में रखिएगा। जॉगर्स रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप जितना पैदल फिरेंगे उतना आपको जो है वो मज़ा आएगा एक्सप्लोर करने का डिफरेंट जगहों को, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ अहम एरियाज़ की और उनके अगेंस्ट प्लेसेस की, जो कि आपको लाजमन इस्तांबुल के अंदर विजिट करनी चाहिए। तो ये एक लिस्ट है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब ट्रैम की सर्विस के बारे में बता रहा था तो एक लिस्ट डिस्प्ले की थी, जो कि स्टेशन है उस ट्रैम के, ठीक है। तो ये जो एरियाज़ मैंने पिक किए हैं, इस पर तमाम जो स्टेशन हैं उन पर ट्रैम की सर्विसेज जो है वो चलती हैं, ठीक है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, गुनगुरिन, ठीक है, तो यहाँ पर भी चल रही है, ठीक है। ये बेयाज़ित है, ठीक है, तो यहाँ पर भी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख लें, चैम्बरलेतास है, ठीक है, तो यहाँ पर भी चल रही है, सुल्तान अहमद पे भी चल रही है, ठीक है। गुल्हाने गुल्हाने भी कवर हुआ हुआ है, ठीक है। एमिनोनो ये भी कवर हुआ हुआ है, ठीक है। कराकोई ये भी कवर हुआ हुआ है। इस तरह और भी स्टेशन जो हैं तमाम के तमाम, आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप हर स्टेशन पे उतरें और वहाँ पर पैदल चल के एक्सप्लोर करें, ठीक है। तो बहरहाल इसको अब फर्दर डिटेल में देख लेते हैं। तो गुनगुरिन में एक काले के नाम से एक आउटलेट सेंटर है, ठीक है, बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा, उसमें तमाम ब्रांड्स हैं, ठीक है। हर शॉप में आप जाके डिफरेंट प्राइसेस चेक कर सकते हैं, प्राइसेस भी रीज़नेबल हैं। तो शॉपिंग अगर आपने करनी हो तो यहाँ पर जा सकते हैं। बेअज़ित में आपको ग्रैंड बाज़ार जो है मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं शॉपिंग तो नहीं रिकमेंड करूँगा, लेकिन आप लाजमन इसको विज़िट कीजिएगा, ठीक है। चैम्बरलेतस में जो है आपके पास एक बर्न्ट कॉलम है, उसको आप देख सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं। सुल्तान अहमद जहाँ के मैंने आपको रिकमेंड की थी रिहाइश की जगह, ठीक है। इसके आगे देखें कितनी ज़्यादा एरियाज़ हैं जो कि आपको मिल रही होंगी, ठीक है। आया सोफिया, ठीक है, आप विज़िट कर सकते हैं। सुल्तान अहमद स्क्वायर हो गया, ब्लू मॉस्क हो गया, तोपकापी पैलेस हो गया,
और बसिलिका भी आप विज़िट कर सकते हैं, ठीक है, एक म्यूज़ियम है जिसका आपने टिकट खरीदनी होती है। अच्छा, इन एरियाज़ को जब आपने विज़िट करना होगा तो ये इंश्योर कीजिएगा कि आप अर्ली टाइम में कर रहे हो, ठीक है, 8 से 9 बजे के बाद। अगर आप 11-12 बजे विज़िट कर रहे होंगे तो इन पर इतनी ज़्यादा लाइंस लगी होती हैं टिकट्स के लिए कि आपको मौका नहीं मिल रहा होगा और आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा गुल्हाने में आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम है, यहाँ पर एक फ्लावर्स का भी एक एरिया है, ठीक है, पार्क्स है, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। एमिनोनो में इजिप्शियन बाज़ार जिसको स्पाइस बाज़ार कहते हैं वो भी आप विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। कराकोई में गराटा टावर है, ये भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो ये तमाम एरियाज़ आप पैदल भी विज़िट कर सकते हैं और ट्रैम सर्विस के थ्रू भी विज़िट कर सकते हैं। और मैं आपको कहूँगा कि आप इन पर पैदल जब आप विज़िट कर रहे होंगे तो जो ट्रैम की जो रेल ट्रैक है उस पर आप पैदल चलिएगा तो आपको और ऐसी काफ़ी जगहें बाज़ार मिल जाएंगी जो कि किसी ने और ने एक्सप्लोर नहीं की होंगी, ठीक है। इसके अलावा आपने बॉस्फोरस क्रूज ट्रिप की सर्विसेज लाजमन अवेल करनी है, आप काफ़ी इंजॉय कर पाएंगे। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप रात के टाइम विज़िट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको मरमरे सी पर तमाम वो जो मेन स्पॉट्स हैं वो आपको दिखा पाएंगे जहाँ पर उनकी लाइटनिंग हुई होगी। इस क्रूज ट्रिप पे आपको डिनर भी मिलेगा, डांसेस भी मिलेंगे, डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसकी प्राइसेस जो है वो वेरी करती हैं, वो $20 से लेकर तकरीबन कोई $60 से $70 तक जा रही होती हैं। अब आप कुछ लोग ये समझते हैं कि जी हमने कम प्राइस का ले लिया है तो वो हमें सस्ता पड़ा है। आपने लाजमन ये देखना है कि आपने जब कम प्राइस का लिया तो उसमें आपको सर्विसेज कितनी दी जा रही हैं, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि तकरीबन $50 से $60 वाली सर्विस लीजिएगा जहाँ पर आपको तमाम सर्विस जो है वो मिल रही होंगी, यानी आपका ट्रिप भी जो है कम से कम 2 से 3 घंटे का होता है, ठीक है। और बाजू का उस ट्रिप में ये भी इंक्लूड होता है कि आपको होटल से पिक किया जाता है और आपको फिर होटल ड्रॉप भी किया जाता है, क्योंकि अक्सर औक़ात रात 12 हो जाते हैं जब ये ट्रिप ख़त्म हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है मिलेगा एमिनोनो के स्टेशन पर, ठीक है। तो आप वहाँ पर ख़ुद भी विज़िट करके इसको देख सकते हैं। ये आपको तमाम सी भी नज़र आ रहा होगा और डिफरेंट ये क्रूज़ की सर्विसेज भी मिल रही होंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्कैम्स की। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको पहले ही इल्म होना चाहिए ताकि आप अवॉइड कर सकें स्कैम्स को, ठीक है। अच्छा, तो हर मुल्क में फ्रॉडस्टर्स धोखेबाज जो है वो होते ही हैं, ठीक है। स्पेशली वो ममालिक जहाँ पर टूरिज़्म ज़्यादा हो तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी फिर कुछ इंडिविजुअल्स को मिल रही होती है और उसका वो मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ टर्किश पीपल आर वेरी फ्रेंडली, ठीक है, बहुत सपोर्टिव होते हैं, उनका एटीट्यूड बड़ा अच्छा रहता है, आपको हमेशा से वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। बहरहाल ये जो कुछ स्कैम्स है मैं जो हाईलाइट करने जा रहा हूँ ये वो हैं जो कि मेरे साथ फर्स्ट हैंड मेरी ट्रिप में हो चुके थे, ठीक है। और जो मैं हाईलाइट नहीं कर रहा ये वो स्कैम्स थे जो कि मेरे किसी कुलीग को या फिर आप कह लें कि किसी साथी टूरिस्ट को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना पड़े थे, ठीक है। तो ये पिक पॉकेटिंग का और ये शू शाइन वाला था ये मेरे साथ नहीं हुआ था, बाकी सारे मेरे साथ हो चुके हैं। अच्छा, फेक परफ्यूम्स में ऐसा हुआ था कि ग्रैंड बाजार में भी और इसके अलावा एक और स्पॉट था एमिनोनो के आसपास जहाँ पर हमें अप्रोच किया। होता ये कि एक इंडिविजुअल जो है विद शॉपर जो है अप्रोच करता है आपको अच्छी तरीके से, अच्छी लैंग्वेज में, इंग्लिश उसको अच्छी आती है, वो आपसे बातचीत शुरू करता है, आपसे बात करता है कि उसके पास ब्लैक मार्केट के ओरिजिनल परफ्यूम्स मौजूद हैं। आपको किसी रिनाउंड ब्रांड का नाम लेकर, इस नंबर वर्साचे हो गया, ठीक है। आपको कहेगा कि ये 1000 लीरस में मार्केट में ये मौजूद है लेकिन आपको ब्लैक मार्केट में बेच रहा है और आपको 500 लीरा में एक परफ्यूम दे देगा, ठीक है। बहरहाल बातचीत शुरू होती है नेगोशिएशंस की। आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसको अवॉइड करें, आप बातचीत ही ना करें उसके साथ, अदरवाइज़ ये इनकी नेगोशिएशन स्किल्स इतनी अच्छी होती हैं कि वो आपको कुछ ना कुछ बेच के छोड़ेंगे, ठीक है। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था तो मैंने 2 परफ्यूम्स ले लिए थे और दो 500 लीरा के नहीं लिए थे, 90 लीरास के 2 ले लिए थे, लेकिन फिर भी वो अगर मैं कहूँ कि आज अगर मुझे कोई 10 लीरा का भी दे रहा होगा तो मैं ना लेता, क्योंकि वो सिर्फ पानी था, ठीक है, उसमें खुशबू थी नहीं और ना वो ओरिजिनल थे, ठीक हो गया। तो आपने फेक परफ्यूम्स को जो है हर सूरत में ब्लैक मार्केट का अगर आपको कोई कहता तो आपने अवॉइड करना है। प्रॉपर आउटलेट से लेने से, मैंने काले आउटलेट का आपको जिक्र किया था, ठीक है, तो वहाँ से ले सकते हैं आप, जो प्रॉपर शॉप्स होती हैं। अच्छा, इसके अलावा पिक्चर स्कैम्स, बॉस्फोरस क्रूज ट्रिप में और अंतालिया में भी एक क्रूज ट्रिप था बोट का, और दोनों में ये हुआ था कि हमने बुकिंग्स तो की थी, डिनर भी इंक्लूडेड था उसमें, डांसेस वगैरह भी इंक्लूडेड थे, ठीक है, यानी फूड हो गया, वहाँ के जो इवेंट्स थे वो इंक्लूडेड थे। लेकिन ये था कि होता ही है कि बड़ा कॉन्फिडेंटली एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप जो है आता है, वो आपसे डिफरेंट पोजेस का कहेगा कि आप पोजेस बनाएं, फिर आपसे कहेगा इस तरह कर लें, आपको कैप देगा, कैप पहन लें, ठीक है, और आपकी 7-8 पिक्चर्स वो ले लेगा। इस तरीके से वो हर एक की पिक्चर्स ले रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इस ट्रिप का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद वो आपके पास एक बिल लेके आ जाएंगे और वो भी अगेन 500 लीरा से ही शुरू करेंगे, ठीक है। और आखिर में आप कहेंगे कि ये मैंने क्या किया। तो ऐसा भी कोई आपके पास आ रहा हो तो उससे पहले पूछ लें कि आपको चार्ज किया जाएगा इस पर या नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको लाजमन चार्ज करेंगे।
करेंगे, तो आपने इस स्कैम से भी जो है वो बचना है, ठीक है। शू शाइन स्कैम, इसमें ये होता है कि एक इंडिविजुअल आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है, ठीक है, और आपके साथ वो बातचीत करेगा, अपनी गुर्बत के बारे में बताएगा, या फिर कोई एक चीज़ गिरा देगा जिस पर आप उसे कहेंगे कि आपसे गिर गई, और फिर आपसे बातचीत शुरू करेगा। आखिर में किस तरीके से आपको मना के आपके शूज़ को जो है ना वो पॉलिश कर लेगा, और उसके बाद ऐसी डिमांड करेगा आपसे पैसों की कि आप कभी पूरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको भी आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट ये हमारे पास है टैक्सी का स्कैम। तो आपने जहाँ भी जाना है उसका रूट और उसके प्राइस जो है पहले से ही उनके साथ फाइनल कर लीजिएगा, बाद में ये ना हो कि टिप की सूरत में या किसी और सूरत में आपसे वो अमाउंट ज़्यादा मांग रहा हो कि उसने रूट लंबा ले लिया था या जो भी, ठीक है। आपने वो फाइनल करना। मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि मैंने एक पॉइंट पर अंतालिया सिटी मूव करना था, मेरी फ़्लाइट थी सबिहा गोचकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो एक टूर एजेंट के थ्रू मैंने टैक्सी बुक कराई थी क्योंकि मैं लेट हो रहा था और फैमिली भी थी साथ में। तो जो टैक्सी वाला आया, एक तो आया थोड़ा लेट, फिर उसने अचानक ही कुछ बोलना शुरू किया टर्किश लैंग्वेज में। अब लैंग्वेज बैरियर था, ना मुझे उसकी समझ आ रही थी, ना मैं जो बता रहा था इंग्लिश में, ना उसको समझ आ रही थी, ठीक है। तो उस सूरत में बाहर 5-10 मिनट गुजरने के बाद उसने गूगल ट्रांसलेटर की सर्विसेज की यूज़ करते हुए मुझे बताना चाहा कि जिस रास्ते पर हमने जाना था वहाँ पर ट्रैफिक है, हमें कोई और रूट लेना चाहिए। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि हम फेरी ले लें, उस पर आपको जो है 50 लीरा एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। बहाल मैंने कहा यार ये अब क्या कर रहा है, 11th आप इस तरह की बातें कर रहा है, जबकि मुझे रूट पर तो ऐसे कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही। लकीली मैंने जिस टूर ट्रैवल एजेंट के थ्रू ये टैक्सी हायर की थी उसका नंबर मेरे पास है। तो जब भी आप किसी के थ्रू सर्विस हायर करेंगे तो उसका नंबर लाजमी रख लीजिएगा, या टर्किश की उस होटल के स्टाफ का रख लीजिएगा जो कि आपको हेल्प कर रहा होगा लैंग्वेज में फिर, ठीक है। तो मैंने उस टूर एजेंट को कॉल की उस दौरान ही जब वो गाड़ी चला रहा था, और उसने फिर सॉर्ट आउट किया। उसने कहा कि आपने इसकी नहीं सुननी। उसने फिर किस तरीके से स्नैप किया इसको कि आपने इनको डायरेक्ट पहुंचाना है, आपने कहीं और नहीं जाना, ठीक है। तो आपने टैक्सी की सर्विस को भी हासिल करने से पहले इंश्योर करना है, और ये अक्सर औकात फिर टिप भी आपसे ज़्यादा मांगते हैं, तो आपने वो भी इंश्योर करना है कि आपने पहले से कवर किया हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि ऐसी शॉप्स होती हैं यहाँ पर कोई प्राइस नहीं लिखी होती, तो फिर आपसे वो जो भी डिमांड कर लेते हैं वो आपको देनी पड़ती है, ठीक है। तो आपने ऐसे कोशिश करनी है कि ख़रीदारी उस शॉप से करनी जहाँ पर प्राइस टैग्स पहले से ही लगे हों। अदरवाइज़ वो आपसे कुछ भी डिमांड कर लेंगे और आपको पता ही नहीं लग रहा होगा कि ये प्राइस ठीक है या गलत है, तो आपको मसला हो सकता है, ठीक है। इसके बाद पिक पॉकेटिंग से बचने के लिए ये भी अमूमन होता है। कोलीग्स ने और बाकी टूरिस्ट ने बताया था कि उनके जो है वो पर्सेस चोरी हो गए थे। वॉलेट्स की चोरी से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप उनको ऐसी जगह पर रखें जिनकी प्रॉपर जिप हो या उनको ताला लगता हो, ठीक है। अगर बैग में रख रहे हैं तो उसको ताला लगा के रखें, पॉकेट में रख रहे हैं तो पॉकेट को इंश्योर कीजिए कि उसकी कोई ना कोई जिप हो, या अगर जिप नहीं है तो उसको फ्रंट एरिया में रखें, फ्रंट पॉकेट्स में रखें, ठीक हो गया। नेक्स्ट ही बात कर लेते हैं ट्रैवल टूर एजेंट्स की मिसकमिटमेंट्स के बारे में। तो आपने अगर प्लान किया हुआ है कि आपने डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट एरियाज मूव करना है, उसमें आपने ट्रैवल एजेंट्स की सर्विसेज हासिल करनी है, तो आपने ये इंश्योर करना है कि किसी एक के पास जाके उससे डील ना लॉक कर लीजिएगा, 4-5 के पास विजिट कीजिएगा, ठीक है, जो आपको बेस्ट डील ऑफर कर रहा हो। और आपने जो जो चीज़ें उनके साथ लॉक हुई हैं उनसे आइटनरी प्रॉपर पेपर पे लिख दीजिएगा कि इस टाइम पिक हो रहे होंगे, इस टाइम ब्रेकफास्ट हो रहा होगा, इस टाइम खाना हो रहा होगा, ठीक है, क्या क्या इंक्लूडेड और क्या क्या नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है। अब मैं अगर आपको अपने ट्रिप की एग्जांपल दूँ तो हमारे जो ट्रिप में था अंतालिया एक सिटी विजिट था, पामाकले था, कैपेडोशिया था, और इस्तांबुल तो हमने लैंड किया था, ठीक है। तो कैपेडोशिया में हम मेनली जाना चाह रहे थे एयर बलून एक्टिविटी के लिए। अब जब हम गए वहाँ पर तो हर दूसरा टूर एजेंट जो है हमें यहाँ पर लेके जाना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने कुछ ऐसे टूर एजेंट्स जो कि बहुत अच्छे हमें लगे और अपने होटल के स्टाफ से पूछ कर हमने उनसे नेगोशिएशंस कराई, तो उन्होंने बताया कि आप लोग वहाँ पर ना जाएं क्योंकि पैसे ज़ाया होंगे, वहाँ पर ये एक्टिविटी हो ही नहीं रही। वेदर ही ऐसा है वहाँ पर कि ये एक्टिविटी हो ही नहीं पा रही, ठीक है। और हमने जब बाकी में कंफर्मेशन की तो पिछले 7 दिनों में हो ही नहीं रही थी एक्टिविटी, जबकि काफ़ी ऐसे ट्रैवल एजेंट्स थे जो कि हमें कह रहे थे कि आप जाएं जाएं वहाँ पर, ठीक है। तो 600 से 700 यूरोस जो है आप ज़ाया कराएंगे अगर आप किसी ऐसी जगह विजिट कर लें जहाँ पर वो एक्टिविटीज़ ही ना हो पाएँ जो कि आपसे कमिट की जा रही हूँ, ठीक है। तो ये इंश्योर कीजिएगा, ठीक हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं अगर आपने वहाँ पर शॉपिंग करनी है तो कौन सी शॉपिंग सही रहेगी, खाना खाना है तो क्या खाना ठीक रहेगा, ठीक है। तो परफ्यूम्स में हमारा एक्सपीरियंस रहा कि उस्मानी लाउद के नाम से एक ब्रांड है वहाँ पर, जो कि इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। वहाँ की परफ्यूम्स काफ़ी अच्छी हैं, इनएक्सपेंसिव भी हैं, ठीक है। अगर आप गिफ्ट्स के तौर पर अपने फैमिली को देना चाह रहे हैं तो ये आप अराबिक और टर्किश की परफ्यूम्स का एक मिक्सचर सा होता है जो कि बहुत अच्छी फ्रेगनेंस रखता है, ठीक है। तो ये आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। ज्वेलरी में जुल्ताने के नाम से स्टोन है, ठीक है, जो कि एक ही स्टोन होता है, वो डिफरेंट मौक़ों पर डिफरेंट कलर्स दिखा रहा होता है आपको, ठीक है। यानी रोशनी में एक तरह का कलर होगा, फिर अगर आप कमरे में आएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो वो आप ले सकते हैं, ये आपने इंश्योर करना है कि वो ऑथेंटिक शॉप से ले रहे हो, ठीक है। आपको अगर मैं रिकमेंड करूँ, गुल्हाने के आसपास जो है वो डिफरेंट शॉप्स हैं जो कि ऑथेंटिक आपको ये स्टोन्स बेच रहे होंगे, और आपने इंश्योर करना है कि वो खुद से आप टेस्ट भी कर लें उसको, ठीक है।
ठीक है। क्योंकि ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। थोड़ा प्राइस रेंज आपको बता दूं तो 1 ग्राम तकरीबन कोई 100 लीरास तक का बन रहा होता था, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसी कैलकुलेशंस कीजिएगा। अच्छा, डोनर जो है वहाँ पर हमने जलाल उस्ताद के नाम से एक शॉप थी, उसका ट्राई किया था, बड़ा अच्छा था, ठीक है। तो खाने का थोड़ा मैं बता दूं कि वहाँ के लोग जो हैं वो स्पाइसेस इतना नहीं पसंद करते हैं, ना मिर्च मसाले भी, ठीक है, और नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो आपको एट टाइम्स ऐसा लग रहा होता है कि उनके खाने अच्छे नहीं बने हुए, जबकि उनका टेस्ट ही ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि वहाँ के फूड का टेस्ट यहाँ के टेस्ट से डिफरेंट होगा। इसके अलावा कुम्पीर उनकी एक स्पेशल डिश है, ठीक है। ये इसकी तादाद क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो एक ही लेके आप एक किस्म का आलू उन्होंने बॉईल किया तो उसके अंदर ही डिफरेंट आइटम्स जो हैं वो फिर ऐड की होती हैं, ठीक है। चाय उनकी लाजमन ट्राई कीजिएगा, ठीक है। डिज़र्ट्स हैं उनके काफ़ी अच्छे, स्वीट्स हैं, ठीक है। बकलावा इज़ वन ऑफ दोस्त, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं और उसको इवन गिफ्ट के तौर पर भी अपनी फैमिली के लिए फिर आप वापस में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये उन प्लेसेस के नाम मैंने लिख दिए जो कि जहाँ पर आपको ये मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गए शॉपिंग या खाने की जगहें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने प्लान किया हुआ है ट्रिप टर्की का, तो मैं कहूँगा कि इस्तांबुल लाजमन रखिएगा अपनी अराइवल और डिपार्चर की डेस्टिनेशन के लिए। मोस्टली टाइम इधर ही स्पेंड कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये जगह पसंद आएगी, उधर प्लेसेस काफ़ी विजिट करने के लिए। बाकी सिटीज़ अगर आप विजिट करना चाह रहे हैं तो अंतालिया उनमें से एक है, ठीक है। यहाँ पर हम गए थे, काफ़ी ज़्यादा रिजॉर्ट्स और काफ़ी एरियाज हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। पामाकले है, उसमें भी एक स्पॉट है ये वाला। इसके साथ दो तीन और लोकेशन हैं जो कि आप विजिट कर सकते हैं, तो ये भी प्लान का हिस्सा रखिएगा। और कैपेडोशिया भी रखिएगा, लेकिन कैपेडोशिया तब विजिट कीजिएगा जब आपको ये श्योरिटी हो कि वेदर कंडीशन वहाँ की अच्छी हैं, फेवरेबल हैं आपकी बलून एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो ये था जी ओवरऑल आपके लिए एक वीडियो में मैंने एक समरी बताने की कोशिश की है अपने ट्रिप की, और डूज एंड डोंट्स और टिप्स या आप गाइडलाइंस कह लें, एक सॉर्ट ऑफ एक ही वीडियो के अंदर कवर की। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाजमन आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।